चलिए यहाँ देखो, हम लोग शुरू करने वाले हैं मोशन का। तो मोशन में जो है, हाँ, लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें जो है पहले दो टर्मिनोलॉजी समझना है, एक है रेस्ट, एक है मोशन। ये तो बच्चा समझे। रेस्ट मतलब अगर कोई पोजीशन है, मतलब रेस्ट मतलब मोशन मतलब कैसे कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना डिस्टेंस चेंज करता है उसी को मोशन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट, वही ना डिस्टेंस ऑफ प्लेस, लेकिन टाइम के साथ अगर कोई अपना बॉडी पोजीशन नहीं चेंज करता हो तो इसको रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये पहला हो गया पॉइंट। दूसरा हो गया यहाँ पे फोर्स क्या है। तो फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑफ द बॉडी। ये डेफिनेशन पूछता है, ये याद रखेंगे। ठीक है ना। फोर्स के बारे में 3-4 चीज़ याद रखना है कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। इन सीजीएस यूनिट इसको डाइन बोलते हैं। ऐसे यूनिट पूछे फोर्स का क्या था, न्यूटन, लेकिन सीजीएस यूनिट बोले तो डाइन। और एक बात याद रखना कि 1 न्यूटन हमेशा पूछता है कितना की वैल्यू बराबर होगा, 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। और एक फोर्स का फॉर्मूला आगे चैप्टर में जिसको बोलते हैं F इक्वल टू ma। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई खास नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, गेट सेट होता। फोर्स का इफेक्ट पूछ रहा है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। तो फोर्स, कोई स्टेशनरी बॉडी है ना तो उसको मूव करा सकता है। पहला, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। कोई बॉडी मूव कर रहा है ना तो उसको स्टॉप कर देगा। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके डायरेक्शन को भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इतने सारा चीज़ फोर्स कर सकता है। फिर फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मोशन बॉडी। कोई बॉडी जा रहा है मूविंग बॉडी, उसके स्पीड को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पेंसिल ऑन पेंसिल ऊपर है काटने वाला। इधर आ बेटा, तो प्रसाद ले। तो यहाँ से हम लोग 5-6 बात सीखे कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को चलता है तो उसको रोक देगा, कोई चलता है, कोई रुका है तो उसको चला देगा, कोई ऑब्जेक्ट का शेप को भी चेंज कर देगा। इतना सारा बात, 5 वो इफेक्ट याद रख लेना। तो इसमें से क्या नोट्स बनाना है कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स लिख के ये सब वाला जो पॉइंट है 5 वो उसको लिख लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक पूछता है बैलेंस फोर्स क्या है, एक अनबैलेंस फोर्स क्या है। तो बैलेंस फोर्स मतलब उसको बोला जाता है जब कोई दो फोर्स सेम वैल्यू से अपोजिट डायरेक्शन में लगे, उसको बैलेंस फोर्स। लेकिन जब कोई अलग अलग फोर्स इस तरीके से लगे सेम पोजीशन, बैलेंस फोर्स उसको बोलते हैं जब क्या हो, जब किसी बॉडी पे जो दो फोर्स लगता है अब वो इक्वल हो, इधर से भी इक्वल। हाँ, तब बताओ, ये हो गया बैलेंस फोर्स का एग्जांपल। इधर 5 न्यूटन से लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन से लग रहा है, मतलब ये, और ये देखो 5 न्यूटन से है और ये 3 न्यूटन से लग रहा है। बताओ कौन चलेगा, ये नीचे वाला, क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा। 2 न्यूटन जो बचेगा वो उसको चला देगा आगे, लेकिन ये पूरा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा फोर्स, तो इसका ये ऑब्जेक्ट नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बीच में। पहला, when 2 or more force acts on a body produces net force equal to 0 are called balance force। जब दो से अधिक फोर्स लगेगा किसी बॉडी पे और नेट फोर्स 0 हो जाए, देखा है ना, 5 न्यूटन इधर से भी 5 न्यूटन उधर से भी, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बॉडी वो नहीं चल पाएगा। ठीक है। ए बैलेंस फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। कर पाएगा नहीं, कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। रुका तो रुका ही है, बॉडी मोशन में तो मोशन में रहने देगा। ए बैलेंस फोर्स डज नॉट काउज द बॉडी टू एक्सीलरेट। बैलेंस फोर्स के कारण किसी बॉडी को तुम एक्सीलरेट नहीं कर सकते हो। अब 5 न्यूटन इधर से भी लग रहा है, 5 न्यूटन इधर से भी लग रहा है, बॉडी कहाँ से चल पाएगा, रुका रहेगा। इन ए बैलेंस फोर्स द फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन कैंसलिंग ईच अदर। बताए ना कि बैलेंस फोर्स में क्या होता है, जैसे एक 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन इधर से, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अब आते हैं अनबैलेंस फोर्स के ऊपर। तो अनबैलेंस फोर्स क्या करता है, व्हेन 2 or more
force acts on a body produces a net force not equal to 0. जब दो अनइक्वल फोर्स लगे और बॉडी क्या हो जाए, जीरो ना हो, फोर्स इक्वल टू जीरो ना हो, तो बॉडी मूव करने लगेगा। तो अनबैलेंस फोर्स के कारण बॉडी एक्सीलरेट कर सकता है। एक्सीलरेट मतलब क्या होता है कि बॉडी मूव कर रहा है। इन अनबैलेंस फोर्स द फोर्सेज आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड काउजिंग मूविंग द बॉडी। ठीक है ना, दिख सकता है आप में से भी, याद भी हो गया। अनबैलेंस, इधर से आप धकेलेगा, इधर से हम धकेलेंगे। समझ गए, लिखने आप भी आना धकेलेंगे। चाहिए, पूछता है लिखने भी आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात है, वही चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, गैलीलियो का क्या एनालिसिस है, गरीब पूछता है गैलीलियो का। एक थे एरिस्टोटल नाम के आदमी, तो उनका बिलीफ था, मतलब वो क्या बोले, तो एरिस्टोटल बोला ना कि देखो, एरिस्टोटल बोला नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी इज रेस्ट। मतलब ये बोले कि दुनिया का हर एक आदमी क्या है, लेरुआ है। मतलब दुनिया का है क्या चाहिए कि कोई बॉडी रेस्ट में रहता है, कोई बॉडी क्या होता है, रेस्ट में रहता है। जबकि गैलीलियो है बोले कि नहीं, हम आपके विचार से सहमत नहीं है। तो वो क्या बोला गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर ये बोलता है बॉडीज नेचुरली अपोज द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बॉडी अपोज करता है किस में, चेंज इन देयर स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन को बॉडी अपोज करता है। जैसे देखो इसके बारे में समझाए कि देखिए ये वो पिरामिड ऐसा लेते हैं छोटा सा, ठीक है, एक पिरामिड लिए, यहाँ पे एक बॉल को रख दिए, हम सिर्फ रखे ना, ढकले नहीं ना, लेकिन बॉल तो अपने आप चलने लगा नीचे। अब फिर यही पिरामिड को हम ऐसे रख दिए, बॉल को नीचे से रखें, तो वो नीचे कहाँ, क्यों आ रहा है? नहीं बॉल तो कहाँ जा रहा है, Moving नहीं ऊपर। होगा। ठीक है ना, तो आप कह रहे लेरुआ है, तो इसको लेरुआ को लेरुआ रहना चाहिए, स्टेट को रेस्ट को रेस्ट में रहना चाहिए। तो इसका एरिस्टोटल का बात गलत हो गया। तो ये पूछेगा ये बात कौन बोला था, बॉडीज नेचुरली अपोज टू चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, गैलीलियो। गैलीलियो। इसका मतलब यही इनर्शिया का डेफिनेशन, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और मोशन है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, ये नहीं कि रुका रहेगा। ठीक है ना, तो वही गैलीलियो गैलीलियो सैटर्न का सैटर्न खोजने वाला। वही खोजा है, गैलीलियो खोजा है, गैलीलियो गैलीलियो ही ना खोजा, सैटर्न टेलीस्कोप से कुछ किया था, याद नहीं रहा, शायद से सैटर्न नहीं। यहाँ तक हम पढ़े। चलो हटाओ, यहाँ देखो, तो ये मोशन वोशन के बारे में बोला था। और क्या बोला, तो ये पूछता है गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ था, एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ था। तो ये 2 पॉइंट लिखोगे, एरिस्टोटल का व्यू, गैलीलियो का, गैलीलियो क्या बोला, फिर चैलेंज के एरिस्टोटल को, फिर गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ था। तो ये दोनों बना के दिखा दोगे, फिगर नहीं भी लिखोगे तो बना के दिखा दोगे। फिर ये लिखना होगा एक्सपेरिमेंटल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन ए स्मूथ सरफेस बॉल कंटिन्यूज टू मूव, स्पीड रिमेन कांस्टेंट विथ नो एक्सटर्नल फोर्स। या फिर इतना लिख के गैलीलियो ऑब्जर्वेशन में दोनों बॉडी बना के अपने से दूसरा लिख के टीचर को बुड़बो बना के, कंक्लूजन ही बोला, सही बात लिख के देके हो जाएगा कम। ठीक है, फिर इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया को सबसे पहली बात डेफिनेशन दिया था गैलीलियो, यही बन जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया होता है कि ये बोलता है, इनर्शिया मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मूविंग कर रहा है तो मूविंग में ही रहेगा, जब तक उस पर अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करे। मतलब कोई बॉडी चल रहा है ना, तो चलते हैं। जैसे हम बॉडी को यहाँ पर रख देंगे प्लेन हॉरिजॉन्टल पे बॉल, तो चलते रह जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। लेकिन रुक कहाँ जाता है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कौन है, बॉल का अंदर का एयर। बॉल के अंदर का ये क्या? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मौजूद है, एकदम स्मूथ सरफेस नहीं है, ये बन गया। सारा बन गया। तब यहाँ पे देखो, जो इनर्शिया के बारे में बोला जाता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है ना, और इनर्शिया बोलता है, इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का मेजर क्या होता है, मास से। ये तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लो, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर बाय इट्स मास। किसी बॉडी का इनर्शिया क्या चीज़ से मेजर किया जाता है, उसके मास, उससे मास से। जैसे कि नेचर होता है। इनर्शिया वही तो बताया जा रहा है कि कोई बॉडी, यहाँ देखो, इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच ट्राइज टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा।
जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस पे क्या हो, ना लगाया जाए। ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस पे ना लगाया जाए, यही बात तो कर रहा है। और इसको मेजर क्या चीज़ से करते हैं कि किसका इनर्शिया ज़्यादा है, किसका इनर्शिया कम है। तो इसको मेजर करते हैं मास से। क्या चीज़ से मेजर करते हैं? मास से मेजर करते हैं। ठीक है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। देखो लिखा हुआ है, द मास, जैसे जैसे मास बढ़ेगा उस बॉडी का इनर्शिया बढ़ेगा। कोई अगर हम कह दें कि ये 5 kg का बॉल है, 3 kg का बॉल है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो 5 kg का। याद रखना, ठीक है। इनर्शिया सिर्फ क्या पे डिपेंड करता है? मास पे। अब इसी चैप्टर में वो आगे आएगा मोमेंटम, तो मोमेंटम आएगा, उसमें वैसे कन्फ्यूजन होता है। इनर्शिया डिपेंड करता है सिर्फ मास पे, अब मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी दोनों पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेगा, सिर्फ इतना तक लिखना है। ठीक है, ये इनर्शिया रेस्ट मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट सेज एट रेस्ट इट रिमेन एट रेस्ट। एग्जाम्पल व्हेन ए कार एक्सीलरेटिंग विद द पैसेंजर फील द ईच। कोई बात नहीं, उतना ही तक लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसी में से आएगा तुमको सवाल, कारण पूछता है इसमें, ये इसे क्यों हो रहा है, वो इसे क्यों हो रहा है। ये चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट है, कारण पूछेगा, कारण लिखने आना चाहिए। पूछता है इस सिचुएशन देखो कि जब कोई बस है चलता है, अचानक से बस चला तो तुम पीछे की ओर झटका महसूस करते हो, ऐसा क्यों? तो इसमें दिया रहेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को इनर्शिया बोलते हैं, तो दिया रहेगा थर्ड लॉ फंसाएगा, क्योंकि थर्ड लॉ भी देखने में कुछ ऐसा ही टाइप का है। तुम इनर्शिया मार के आओगे, याद कर लो। बस वाला झटका क्यों पड़ता है? इनर्शिया के कारण। अब लिखेंगे कैसे, देखो जैसे कि क्या है ना कि तुम बैठे हुए हो, ये क्या है? बैठे हुए हैं, तुम बैठे हुए हो, ठीक है। अब बस भी अभी रुका हुआ है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? बस है। क्या है? बस है। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा देर बाद बस चलने लगा, तो बस चल गया, लेकिन तुम तो बैठे ही रह गए ना उसमें, तुम चल थोड़ी रहा है उसके अंदर में, तुम चल नहीं रहा है। बस आगे चल गया, लेकिन तुम तो अभी भी बैठे हुए हो। तो तुम्हारे बॉडी का जो अपर पार्ट होगा ना, वो मूव करना चाहेगा, बस रेस्ट में रहना चाहेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि तुम बस में बैठा, बस आगे चल गया ना, तुम तो वही बैठा रह गया, लेकिन तुमको भी आगे चलना होगा ना बस के साथ। ठीक है ना, जबकि इनर्शिया अभी तो क्या है, तुम इनर्शिया क्या बोलता है? रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो क्या बोलता है, कोई बॉडी रेस्ट में, तो रेस्ट ही में रहना चाहेगा, तो तुम रेस्ट में रहना चाहेगा ना। इसी कारण क्या होता है कि तुम थोड़ा पीछे ही रह जाता है और बस आगे भागता है। ठीक है, आगे क्यों भागते हो? जब बस रुकता है तो बस तो रुक गया, तुम तो बस चल रहा था, तुम भी अब उसके साथ चलने लगे, बस तो रुक गया लेकिन तुम आगे भागने लगते हो। यही झटका जो मारता है इसी इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखना जरूरी है, समझ तो गए किए, याद भी हो गया, लेकिन लिखेंगे कैसे। इनिशियली बोथ बस एंड द पर्सन एट रेस्ट। कब था? रेस्ट में था। लेकिन क्या होता है, when the bus suddenly start moving the legs of a person move with the bus। लेकिन जैसे ही बस शुरू होता है तो पर्सन का लेग भी बस के साथ क्या होता है? चलने लगता है, मूव होने लगता है। लेकिन फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तीसरा पॉइंट बना के याद रखोगे। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट वो, तीसरा पॉइंट ये। लेकिन क्या होता है, बट द अपर पार्ट ऑफ ए बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। काउज, अब ये चौथा पॉइंट है, काउजिंग देम टू फॉल बैकवर्ड। मतलब बोल रहा है कि इनिशियली क्या होता है कि जो पैसेंजर होता है और बस जो होता है वो रेस्ट में होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जैसे ही बस क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो आपका लेग्स भी क्या होने लगता है? मूव करने लगता है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है कि लेकिन बट क्या लिखा है कि आपका जो अपर पार्ट है वो तो रेस्ट ही में रहना चाहता है। लेग्स मूव कर रहा है लेकिन आप नीचे वाला मूव कर रहा है, जा रहे तुमको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन अपर पार्ट तुम रेस्ट में रहना चाहेगा, इसी कारण तुमको पीछे में झटका होता है। ठीक है, अब वो रुकने वाला में क्या हो जाएगा,
तो इनिशियली बस एंड पावर पीपुल आर क्या हो जाएगा, मूविंग। मूविंग अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूविंग। मूविंग बट व्हेन द बस स्टॉप द पर्सन कैन द पर्सन लेग्स स्टॉप्स बट द अपर पार्ट और बॉडी moving गेट मूव moving अपवर्ड up moving, ए भाई अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इन मूविंग, ठीक है ना। अपर पार्ट ऑफ बॉडी टेंस टू मूविंग ड्यू टू मोशन ऑफ इनर्शिया। एक तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया होता है, और एक मोशन ऑफ इनर्शिया होता है, इसी का नहीं होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा, व्हेन द बस इज मूविंग ए पर्सन इज इन मोशन अलोंग द विथ इट, वही तो लिखा। ठीक है ना। लेकिन क्या कर रहा है, जब कर रहा है व्हेन द ब्रेक सप्लाई सडनली द बस स्लो डाउन और स्टॉप, ठीक है ना। लेकिन जब क्या होता है फिर, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्राई टू रिमेन्स इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया कॉजिंग, लिखेगा, याद करेगा, लिखेगा ये भी दोनों, और याद भी करेगा। आप हो सकता फिगर भी बना लेना, समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट फिगर पूछता है ये सब, ठीक है। और यहाँ पे सीट बेल्ट वाला भी पूछता है कि सीट बेल्ट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीट बेल्ट क्यों करते हैं हम लोग, तो सीट बेल्ट आर यूज टू प्रिवेंट पैसेंजर फ्रॉम बीइंग थ्रोन फॉरवर्ड इन द केस ऑफ सडन ब्रेक। देखो यहाँ पे वही बात है, इसमें क्या लिख दोगे, ब्रेक वाला बात लिख दोगे बस का। जैसे तुम ब्रेक लगाता है बस का तो आदमी आगे फेंकाता है, आगे फेंकाता है। तो अगर सीट बेल्ट बांध लेगा आदमी, तो आदमी इस सीट बेल्ट के आगे तो नहीं आ जा पाएगा, जैसे चोट नहीं लगेगा इसको ऐसे। नहीं लगेगा। तो इसमें क्या लिख दोगे, पहला पॉइंट लिख दोगे कि सीट बेल्ट यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम द एक्सीडेंट, और उसके बाद जो इनर्शिया एट सॉरी वो जो ब्रेक रखने वाला सिचुएशन है ना, वो सारा बात इसमें लिख दोगे, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन घुमा दिया, ये समझ में आ गया। प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, इसी टाइप का। जैसे पहला चैप्टर में डेफिनेशन टाइप का था, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पूछा जाता है, ठीक है। वाई डू वी गिव मैनी जर्क्स वाटर वेट क्लॉथ बिफोर हैंगिंग टू ड्राई, ये भी पूछा जाता है। बोल रहा है कि जब कपड़ा पीसते हैं बहुत झाड़ते हैं, ऐसा क्यों। जब कपड़ा पीसते हैं हम लोग बहुत झाड़ते हैं, ऐसा इस कारण कि ये जो है ना कपड़ा है, तो इसमें बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, बहुत झाड़ने बार से वो आगे फेंकाता है। देखो पहले सुनो पहले, तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, अभी इनर्शिया एट रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पे रहना चाहेगा। तुम कपड़ा को झाड़ोगे ना, कपड़ा आगे चला जाएगा। अब वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, पीछे रह जाएगा, वहीं पर रह जाएगा। देखना जहाँ झाड़ोगे ना तो पानी नीचे गिरता है, आगे की ओर नहीं, यही चीज़ होता है, ठीक है। झाड़ोगे तो कपड़ा आगे उड़ जाएगा, पानी नीचे गिरेगा, ठीक है। डस्ट में भी ऐसा ही होता है। Jerk causes the water droplets in the cloths to separate from the fabric. When the cloth are suddenly moved, water droplets remains to rest inertia and fall out. ठीक है, ये पॉइंट इतना याद रख लो। वेन, यहाँ से लिखना वेन, जब सडनली मूव करते हैं हम लोग तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है, रेस्ट में रहता है ड्यू टू इनर्शिया, रेस्ट एट इनर्शिया, ठीक है ना। और वाटर रिड्यूस, इसे याद करेगा ना, बाद में नहीं बोलना कि याद नहीं हो रहा है, याद करना होगा, ठीक है। समझना भी होगा, समझ रहे तो है भी करे। अब और ये भी पूछा जाएगा, फिर ये वाला पूछा जाता है कि अगर कोई गिलास है, इस पर ताश का पत्ता रख दो, इस पर तुम इस पर सिक्का रख दो, अगर इसको हम अच्छा से तेज़ी से मारेंगे ना ऐसे करके, तो देखना सिक्का अंदर गिर जाएगा और ये ताश का पत्ता आगे भाग जाएगा। ऐसा क्यों, तो तुम अभी सिक्का ताश दोनों रेस्ट में है, तो जब ठीक है ना, जब तुम इसको मारोगे, ताश को मार रहे हो ना सिर्फ, तो ताश मूव होगा, इनर्शिया मोशन में आ जाएगा। लेकिन सिक्का तो रेस्ट में है, तो इनर्शिया रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन सिक्का क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा। अब ये बच्चा एक बार पूछ दे रहा था कि नीचे जा रहा है सिक्का, तो मूव तो कर रहा है, तो उसमें इनर्शिया तो आ जा रहा है, तो उसके नीचे कुछ है तो ग्रेविटी भी तो है। हाँ गुड बात, ग्रेविटी के कारण आ रहा है, ठीक है। दिमाग तेज हो रहा है तुम्हारा। चलो, द कॉइन रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, कॉइन तो रेस्ट में रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया, रेस्ट के कारण। व्हेन द कार फ्लिकर अवे द कॉइन
द कॉइन इनर्शिया काउच स्टे इन इट्स पोजिशन। भाई यहाँ द कॉइन रिमेन्स इन स्टेट रेस्ट ड्यू टू रेस्ट इज इनर्शिया बट व्हेन द कार्ड्स मूव्स द कॉइन विल फॉल बिकॉज द कॉइन विल टेंस टू इन रेस्ट पोजिशन। कॉइन रेस्ट में रहना चाहिए, लिख लेगा। अब एग्जैक्ट वही सेम बात नहीं लिखना है, मतलब लिखने आना चाहिए ये सब बात, लेकिन सही से लिख लेना। वहाँ तोड़ेगा तो कुछ लाइन गलती हो ही जाएगा, लेकिन गलती लिखेगा कॉपी में तो गलती ही याद ना होगा। अब इसमें पूछता है वाई डज वाटर स्पिल्स व्हेन यू टर्न इट अराउंड क्विकली होल्डिंग द ट्रे विद द वाटर फिल्टर टम्बलर। द वाटर टेंड्स टू स्टे इन स्टेट्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लिख लेना फिर, ठीक है ठीक है, याद करना। अब ये हथौड़ा वाला भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हथौड़ा वाला भी बोलता है कि हथौड़ा लेते हो, हथौड़ा के तो ऐसे ऐसे करोगे ना तो ये वाला चीज़ ऐसे से इसको पटकेगा ना नीचे, तो ये वाला चीज़ है ना नीचे आ जाएगा, तो हथौड़ा टाइट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखो, हम इसको अभी तो दोनों रेस्ट में है, इसको हथौड़ा के डंडा को अगर हम ला रहे हैं इनर्शिया मोशन में, लेकिन ये रेस्ट में तो रेस्टिंग में रहेगा ना, तो वहीं पे रुका हुआ है। ये डंडा को ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, तो मोशन में आ रहा है, नीचे आते चला जा रहा है, वही सिक्का टाइप का हो गया, वो तो वहीं पे ना रहेगा, वो नीचे आते चला जाएगा। यहाँ पे व्हेन द हैंडल इज स्ट्रक अगेंस्ट द सरफेस द हैंडल कम्स टू रेस्ट, द हैंडल्स कम्स टू रेस्ट बट द हेड ऑफ द हैमर ड्यू टू इनर्शिया। सीधे इसमें याद रख लो ये वाला, द हेड ऑफ द हैमर ड्यू टू इनर्शिया एट रेस्ट, द हेड ऑफ, जो बोल रहे लिखो, द हेड ऑफ ए हैमर ड्यू टू इनर्शिया एट रेस्ट कंटिन्यूस मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है ना, इनर्शिया रेस्ट के कारण क्या हो रहा है? मूविंग डाउनवर्ड्स। Why does only the bottom coins? भी देखे हम, पता है ऐसे मारेंगे कैरम बोर्ड पे, सिर्फ नीचे वाला सिक्का जाएगा, ऊपर वाला वही रहेगा, क्योंकि क्या है ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला रेस्ट में ड्यू टू इनर्शिया एट रेस्ट दे ट्राई टू मेंटेन देयर पोजीशन एट रेस्ट, लिख लेगा। और जब उस पे फोर्स बट द लोअर क्या बोलते हैं इसको? टैबलेट्स। but the lower coins will move due to inertia of motion। रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, मोशन में आ रहा है तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, लिख लेगा। हम लोग उसको पुल करेंगे, फोर्स डालेंगे, वो तो भागेगा ही ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो, when the striker hits the pile of the coins only the bottom coins will move due to force applied while the rest of the coins the pile remains ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ठीक है, लिख ले, समझ गए। अब यहाँ पे देखो CBSE में पूछा हुआ है। अब यहाँ से इससे पहले ना लिख के आता था तुम्हारे में, अब आएगा CBSE ना है 9th से। यहाँ पूछ रहा था बिटवीन फुटबॉल एंड रॉक ऑफ सेम साइज विच वन विल हैव ए मोर इनर्शिया। एक फुटबॉल लीजिए सेम साइज का, उसी सेम साइज का क्या लीजिए? रॉक। किस में ज़्यादा इनर्शिया होगा? बताए। रॉक में। यहाँ पे लिखोगे बिकॉज इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास, मोर इनर्शिया, ऐसे टाइप का पूछेगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अब लॉज ऑफ मोशन पे आ गए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वही इनर्शिया से ही संबंधित है। हाँ, न्यूटन का नाम मोशन का लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि बॉडी रिमेन्स इन स्टेट रेस्ट और इनफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन until an external force is applied on it। याद कर देगा, जब तक रेस्ट में रहेगा, मोशन में until unless, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अब ये तो इनर्शिया वाला बात बोल रहा है। हाँ, देयर आर द टू कंडीशन ऑन विच द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिपेंड। दो कंडीशन पे डिपेंड करता है फर्स्ट लॉ। जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट मोशन पे। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो v भी जीरो होगा, वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी जीरो तो एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन जब मोशन में है तो वेलोसिटी क्या होगा? जीरो हो सकता है कभी नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। हाँ। क्यों? क्यों? मान लेंगे एक्सेलरेशन भले जीरो है तो उस समय क्या हो जाएगा? बॉडी कैसे मूव कर रहा है? पहला चैप्टर पढ़ाए थे तो बाल नोचेंगे भी, तो पहला चैप्टर पढ़ के आए तो बताओ। बताते हैं, क्या पूछे एक बार? फिर उतना रिपीट नहीं करते हैं हम, उतना रिपीट नहीं करते हैं। जब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जीरो नहीं है, हाँ बताए, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, तब मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है?
ये निगेटिव में होगा। बैक वो कर, ये नहीं पढ़ता है तुम अच्छा से, हम सब समझ गए तुम्हारा, इतना डिटेल बताए थे। वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसका मतलब बॉडी मूव कर रहा है। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब है कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वो होता है कि वेलोसिटी का चेंजिंग होता है समय के साथ, उसी को ना एक्सीलरेशन बोलते हैं। A body can change with time to पर constant to parallel to velocity. अरे यार, तू गाड़ी को एक ही स्पीड में चला रहा है, गुई गुई नहीं कर रहा है, गाड़ी चल रहा है ना, लेकिन गुई गुई नहीं कर रहा है, एक ही स्पीड में चल रहा है, तो एक्सीलरेशन जीरो है उस समय, स्पीड चेंजिंग नहीं कर रहा है तो यही ना हो गया, हो सकता है ऐसा, हो सकता है। याद रखेगा। ठीक। ये कब का सिचुएशन है? ये ऑब्जेक्ट का मोशन का, जब वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, एक्सीलरेशन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जीरो हो गया तो कांस्टेंट मोशन हो गया, जीरो नहीं होगा तो एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। रेस्ट में क्या होता है? दोनों ही जीरो हो जाता है, ठीक है। वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सीलरेशन अपने आप जीरो हो जाएगा, चलेगा नहीं तो घंटा गुई गुई करेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया? ये लिख लेगा, हाँ लिख लेंगे। ठीक है। इतना पहले तो ये डेफिनेशन लिख लेगा, उसके टू कंडीशन केस ऐसे लिखेगा, उसके लिखेगा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसमें लिखेगा ये चीज़ वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, एक्सलेशन इक्वल टू जीरो, लिखेगा ऑब्जेक्ट इन मोशन, फिर यहाँ पे लिखेगा वेलोसिटी इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो लेकिन एक्सलेशन इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स द मोशन इज इन कांस्टेंट मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बस इतना ही राम रामायण में लिखना है, ठीक है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बताइए? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कि पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस, अरे ये तो हम बताइए दिया, आप एग्जाम्पल बोल रहा है, एग्जाम्पल सब याद कर लो। ये वाला बस वाला एग्जाम्पल बताएं, जर्क वाला, आगे की ओर मुड़ना, पीछे की ओर फेंकाना, फिर से तुम जो है पानी झाड़ते हैं तो गिरता है, डर्ट वाला भी एक होता है कि गंद इसको झाड़ते हैं। एक पूछता है क्या चाहिए कि मतलब कि खराब कपड़ा को झाड़ने के डंडा से नहीं मारते हैं, तो इसमें डर्ट वो पूछता है, तो उसमें क्या बोलोगे डर्ट के बारे में? मारते हैं तो गंदगी गिरता है कि नहीं नीचे, तो वही पानी टाइप का है। उसमें बोलोगे कि इनिशियली द डर्ट इज एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया रेस्ट, बट when we hit on the cloth, then the cloth get back and then cloth will move forward and the dirt will fall downward. लिख सकता है ग्रेविटी को बीच में ना, ठीक है। ऐसे ही पूछता है, ये तीनों एग्जाम्पल भी हो गया, लिख लेना एग्जाम्पल करके, ऐसे एग्जाम्पल ये लिख लेना, ठीक है। चलो हो गया, ये हो गया, ये तो दूसरा चीज़ है बताएंगे तो कहाँ चले गए।